कि जो गांव है, ग्रामीण इलाकों में अब फोर्स घुस रही है, नक्सलियों की अब हिम्मत नहीं है कि वो जवानों को रोड ओपनिंग जब पार्टी निकलती वहां पर टारगेट कर सके, ऑपरेशन में जब निकल रहे हैं तब वो टारगेट कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी जो कामयाबी है वो फोर्सेस की मानी जा सकती है। जी हाँ, देखिए पिछले कुछ समय से अगर देखें तो जब ऐसा होता था कि एक अकस्मात घटनाक्रम होते थे और पुलिस के पास जवाब नहीं होता था अपने जवानों को खोने का, स्ट्रेटेजी नहीं होती थी और मतलब सालों लग जाते थे काउंटर करने के। अब तो वैसी स्थितियां बिल्कुल नहीं है और अब उनकी ही एक पकड़ के इलाके में फोर्सेस जाके ठीक से ऑपरेट कर रही हैं। बिल्कुल एक स्ट्रेटेजिक इम्प्रूवमेंट है सरकार का, पुलिस का। लेकिन अगर आप ये कहें कि ये बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है इसका, तो मुझे लगता है कि बस ये हो रहा है कि धीरे धीरे नक्सलियों इलाकों में कैंप खुलने के साथ साथ नक्सलियों को अब पीछे खिसकना पड़ रहा है और यही वजह है कि नक्सली इतने तेजी से चाहते हैं कि एक बड़ा एक सेटबैक दे करके अपनी ताकत का इजहार करें ताकि आसानी से फोर्सेस उस इलाके में पॉलिटिकली भी अपना प्रेशर न बढ़ा पाए। जाहिर तौर पर फिर भी हमारे जवानों ने डटकर मुकाबला किया, ये मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं। नक्सलियों का भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, सीएम भूपेश बघेल ने कहा है। इस वक्त वो असम में है लेकिन वहां से पूरा अपडेट उन्होंने लिया है। बहरहाल शिरीष जी, अगर देखा जाए इस पूरे घटनाक्रम को तो नक्सलियों को भी एक काफी नुकसान हुआ है। जो रणनीति फोर्सेस अपना रही थी वो रणनीति अब कारगर इसलिए साबित हो रही है पिछले 10-20 सालों में कि नक्सली अब वो हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि बीच रोड में कभी भी जवानों पर हमला कर दिया जाए। उनकी मांद में घुस रहे हैं फोर्स और वहां जाकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये जंग जो है वो अब शुरू हुई है नक्सलवाद को खत्म करने की। देखिए, यदि ये कहा जाए कि ये जंग जीरम हमले के बाद ही एक्चुअल में शुरू हुई है। यदि हम बात करें जब छत्तीसगढ़ बना था उस समय, जो मैंने जैसा पहले भी कहा कि उस समय ऐसा नहीं होता था, इतने बड़े छोटे मोटे आपस में मुकाबले जैसे होते थे, छोटी मोटी मुठभेड़ें होती थी और जवान भी अपने रास्ते होते थे, नक्सली भी अपने रास्ते होते थे, बड़ी घटनाएं नहीं होती थी। बड़ी घटनाएं कब शुरू हुई? बड़ी घटनाएं जब शुरू हुई जब सलवा जुडूम शुरू हुआ, जब गांव के गांव जब नक्सलियों को लगने लगा कि उनके अस्तित्व पर सवाल हुआ, वो एक अलग तरह की लड़ाई शुरू हुई जिसको महन कर्मा लीड कर रहे थे। उसके बाद फिर एक गांव के गांव खाली होने शुरू हुए, फिर ऐसे राहत कैंप बने जहां पर ग्रामीण रहने लगे और वहां पर नक्सलियों ने हमले शुरू किए। ऐसे अलग अलग कैंप में नक्सलियों ने हमले किए और उसमें बहुत जनहानि हुई, लोगों को नुकसान हुआ। और उसके बाद फिर एक दौर जब शुरू हुआ कि नक्सलियों ने बड़े बड़े हमले शुरू किए और उसकी सबसे बड़ा हमला फिर आपने तालमेटला में देखा 6 अप्रैल 2010 को। उसके बाद एक बड़ा घटनाक्रम हुआ जहां से कहा जाए कि नक्सलियों का डिटोरिएशन शुरू हुआ, वो था एलेक्स पॉल मेनन का जो अपहरण उन्होंने किया और वहां से नक्सलियों का एक तरह से बैकफुट पर आने शुरू हुआ। और 2013 की घटना जो जीरम हमला हुआ, वो नक्सलियों के जो अंत की शुरुआत कह सकते हैं, वहां से एक शुरुआत होती दिखाई दी। तब तक छत्तीसगढ़ की जो फोर्स थी और छत्तीसगढ़ की सरकार थी रमन सिंह की, उन्होंने मल्टी लेवल काम कर चुके थे। वहाँ पर बस्तर में अलग अलग विकास कार्य शुरू हो चुके थे, नए नए आईएएस लोगों को अलग अलग असाइनमेंट दिया गया था। तब बस्तर की जो पोस्टिंग थी वो पनिशमेंट पोस्टिंग की बजाय एक वहाँ विकास की धारा बदलने वाली एक पोस्टिंग के रूप में सामने आई। वहाँ पर सड़कें, विकास कार्य शुरू हुए, एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हुए, जंगल वॉरफेयर जैसी चीज़ें शुरू हुई, ट्रेन के जाने के लिए रास्ते बनाए जाने लगे और अलग अलग लेवल पर काम शुरू हुए। भर्तियां, लोकल भर्तियां शुरू हुई। तो जो अलग अलग तरह से भर्तियां और विकास कार्य शुरू हुए, उसने नक्सलवाद के अंत की शुरुआत की। और इस बीच में जो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट थी, छत्तीसगढ़ की पुलिस थी, उसने इंटेलिजेंस लेवल पर, फोर्स को एनहेंस करने के लेवल पर और अलग अलग लेवल, मल्टी लेवल पर काम करना शुरू किया। और केंद्र के भी लोगों ने उस जमाने में जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उनके जो मंत्री थे जयराम रमेश और पी चिदम्बरम, उनकी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और बस्तर इलाके के जो एसपी कलेक्टर के साथ जो नियमित संवाद शुरू हुआ, उसने अलग अलग लेवल पर इसके अंत की एक शुरुआत की। और अभी की जो स्थिति है वो इतनी चेंज हो चुकी है कि पहले नक्सली कैंप पे हमला करते थे, जो सलवा जुडूम कैंप में उन पर हमला होता था और मंत्रियों को, बाकी लोगों के ऊपर हमला करने की, वहाँ पर ब्लास्ट करने की सोचते थे वो। अब स्थिति बदल चुकी है, फोर्स उनके इलाके में पहुंच चुकी है और फोर्स उनके जो हार्डकोर इलाके हैं, जो उनके गढ़ वाले क्षेत्र हैं, जहाँ तक जाने के बारे में कभी दूर दूर तक नहीं सोचा जा सकता था, यदि वहाँ तक फोर्स घुस रही है और वहाँ घुस के ऑपरेशन कर रही है, तो इसका मतलब है कि अब नक्सलवाद के लिए जो सीन है वो चेंज हो चुका है पूरी तरह से। और
जो डॉक्यूमेंटेशन भी हुआ है कि 7 की संख्या में वो विचारधारा के लोग आए थे जिन्होंने दंडकारण्य को अपनी जद में कर लिया वहां के लोगों को, तब जब बस्तर पर ध्यान नहीं दिया जाता था। अब ये समस्या इतनी बड़ी हो गई है कि अब धीरे धीरे खात्मे की ओर आगे बढ़ रही है, लेकिन सियासत भी काफी है क्षितिज जी इस पर। देखिए, नरेश ने जो एक बात कही उसको आपको गौर करने की जरूरत है कि अब नक्सलवाद जो है वो एक केवल उन लोग वो वहां पर वार करने की स्थिति में बची है। वो वैचारिक जो लड़ाई थी वो खात्मे की तरफ हो चुकी है। वैचारिक या कहा जाए कि वैचारिक उनके अंदर वैचारिकता खत्म हो चुकी है। उनके ऐसे लोग नहीं बचे हैं जो इस लड़ाई को वैचारिक रूप से आगे बढ़ा सके। अब सिर्फ हथियारों वाली लड़ाई बची है। और जैसा कि शुभ्रांशु जी का भी कहना था कि नरम दल और गरम दल की बात करते हैं, उनका कहना है कि जो वैचारिक रूप से काम कर रहे हैं वेंकटेश, उनसे बात करने की जरूरत है ताकि इन लोगों को खत्म किया जा सके जो हिंसा का सहारा ले रहे हैं। अब छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वो इस जो इतने सालों के प्रयास चल रहे थे, तब भी अलग अलग स्थिति थी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी। अभी भी स्थिति डिफरेंट है, यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और वहाँ पर एनडीए की सरकार है। तो जो कोऑर्डिनेशन पहले से चल रहा था, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी परसों हमारे साथ चर्चा में बोला कि हमारे कोऑर्डिनेशन में और हमारी नीयत में कोई परिवर्तन नहीं है, ना हम जैसे कोऑर्डिनेशन से काम कर रहे थे उसी कोऑर्डिनेशन से हम आगे काम को बढ़ाना चाहते हैं। और यदि वैसा ही चलता रहा और जिस स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं, जिसमें एक अधिकारी जो लगातार छत्तीसगढ़ में 6-7 सालों से आ रहे हैं, वो के विजय कुमार, उनके आने का उनको मालूम है कि इस लाइन पे काम चल रहा है इतने सालों से। तो यदि वो लाइन आगे बढ़ती रहेगी और उनकी कोई एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी है तो उसके परिणाम आने में टाइम होगा, लेकिन वो परिणाम आएंगे जरूर, सकारात्मक परिणाम आएंगे। और एक कॉन्ट्राडिक्शन भी देखा जाता है। कॉन्ट्राडिक्शन इस बात का कि सुबह ही असम से ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि जो एक प्रस्ताव नक्सलियों ने दिया कि कैंप हटाइए, हमारे जो साथी हैं उनको आपने जेल में रखा, उनको रिहा करिए, बहुत कुछ 3 शर्तें उन्होंने रखी थी, उस पर समझौता करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम बात ही नहीं करेंगे इस पर। देखिए, बात सशर्त नहीं हो सकती, लेकिन जैसा शुभ्रांशु जी को यदि मैं बोलूं कि वो इन सब चीजों की जो दुनिया भर में अशांति के क्षेत्र हैं, जहां आतंकवाद है, जहां पर इस तरह के रिसेंटमेंट है, जहां पर माओवाद है, नक्सलवाद है, उन मामलों के वो बहुत अच्छे जानकार हैं, उसकी समझ बहुत अच्छी रखते हैं, उनकी स्टडी बहुत अच्छी है। वो ऐसे इंटरनेशनल स्तर के जो समूह हैं उनके साथ वो संवाद करते हैं। तो उनका कहना है कि पहले दोनों तरफ बहुत एडामेंट रहते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा दोनों पक्ष झुकते हैं, फिर उस लाइन को लिया जाता है जिस लाइन से आगे बात बढ़ सकती है। तो चलिए, 20 साल के इस दौर में नक्सलियों ने यदि वार्ता का प्रस्ताव भेजा है, 3 शर्तों के साथ ही भेजा हो कि उनके जो साथी जेल में बंद हैं उनको रिहा किया जाए, फोर्सेस जो जिन एरिया में ऑपरेट कर रही वो विड्रॉ हो, ऐसी उनकी जो शर्तें हैं। उसके अलावा उनका कहना है कि हमारे साथ नरमी बरती जाए। तो इन सब बातों से यदि वो इधर तक बात करने के लिए आ गए हैं, लेकिन शुभ्रांशु जी ने जो एक महत्वपूर्ण बात बोली, जहां से इस पूरे मामले की वार्ता की या सुलह की एक रास्ता दिखता है, उन्होंने उस प्रेस नोट में जिस नक्सली का नाम लिखा था जो जेल में बंद है, उसके बारे में कहा कि उसको छुड़ाने की बात नक्सलियों ने की है। और उनका कहना है कि ये सरकार के लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है या सरकार के लिए कोई बड़ी टास्क नहीं है जिसको वो नहीं कर सकती है। तो उधर से आगे बढ़ने का रास्ता बनेगा, उनको बाहर लाके उस दिशा में सरकार को सोचना चाहिए। वो तो सरकार ही सोचेगी और सरकार के लोग सोचेंगे कि उसकी गंभीरता कितनी है और उसको छोड़ना उपयुक्त होगा या नहीं होगा। उसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अपने निर्णय हो सकते हैं, लेकिन वहां से एक रास्ता बनता हुआ दिख रहा है। और भूपेश जी का जैसा कहना है कि इस तरह से तो बातचीत नहीं हो सकती। हालांकि कांग्रेस सरकार ने एक नई नीति पर काम किया है जिसके बारे में पूर्ववर्ती सरकारों ने उस तरह से नहीं सोचा, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार पर बहुत सारे फर्जी मुठभेड़ के आरोप लगते रहे। जैसा कि कांग्रेस के लोग कहते हैं कि उनके कार्यकाल में इस तरह की फर्जी मुठभेड़ नहीं हुई है। और कांग्रेस ने सत्ता में आने के साथ ही इस बात को कहा था कि जो नक्सल पीड़ित समूह है, नक्सलवाद से पीड़ित लोग हैं, नक्सलवाद से पीड़ित जो लोग हैं, सरकार उनसे बात करेगी और वहां से रास्ता निकालेगी। तो ये सब चीजें जो हैं वो इस विषय की गंभीरता को भी दिखाती हैं और उस दिशा में आगे बढ़ने का एक रास्ता भी प्रशस्त करती हैं। और ये गंभीरता देखी भी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे में बदलाव हुआ है, ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। 22 जवानों के शहीद होने के बाद ये जो बड़ी घटना छत्तीसगढ़ में हुई है, गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे में बदलाव हुआ। दिल्ली लौट रहे हैं वो और एक बड़ी बैठक करेंगे, बीजापुर नक्सली हमले को लेकर एक बड़ी बैठक करेंगे। 22 जवान शहीद हुए हैं। और अभी कुलदीप सिंह डीजी सीआरपीएफ वो भी कह रहे थे कि एक रणनीति तैयार की जा रही है। ये ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, सुबह ही जब पहुंचे डीजी तो उन्होंने कहा था कि ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तो अब
अब ये अंतिम रूप दिया जा रहा है, ये माना जाए, क्योंकि जो पिछले दिनों लगातार बैठकें हो रही थी, जो बॉर्डर फोर्सेस हैं या इन लोगों की बैठकें हो रही थी, अब ऑपरेशन जब लॉन्च किया गया तो ये एक बहुत गंभीरता वाली बात हो जाती है श्री जी की केंद्रीय गृह मंत्री खुद नजर रखे हुए हैं। देखिए, जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं वो निश्चित रूप से गृह मंत्रालय के अंडर ही आती हैं। उनके उस विभाग के मुखिया गृह मंत्री अमित शाह ही हैं और इतनी बड़ी शहादत हुई है। ऐसे में जब सीआरपीएफ के डीजी छत्तीसगढ़ में हैं और वो मुझे लगता है कि 1-2 दिन में घटनास्थल तक जरूर जाएंगे, तो ऐसे में गृह मंत्री का कोई पूरे देश की बात करें तो अब कश्मीर में उस तरह की स्थितियां नहीं है और देश के जो अशांत क्षेत्र हैं, चाहे ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों, वहाँ भी इस तरह के नहीं। अब देश में सबसे बड़ा अशांत क्षेत्र बचा हुआ है वो बस्तर का क्षेत्र है और इसको लेकर कांग्रेस सरकार रही हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की अभी केंद्र में सरकार है, सबकी गंभीरता सामने आती है। और पहले भी जो गृह मंत्री रहे हैं, चाहे पी चिदम्बरम रहे हो, वो लगातार यहाँ के लोगों से बात करते रहे और अमित शाह जी, जैसा कि भूपेश बघेल जी का कहना था कि उनकी अमित शाह जी से बात हुई है, तो वो निश्चित रूप से वहाँ जाके इसकी समीक्षा करेंगे। जो इंटेलिजेंस इनपुट होगा उसके आधार पर आगे की स्ट्रेटेजी प्लान होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है वो चाहेगी कि देश के जो ऐसे अशांत क्षेत्र हैं वहाँ पर शांति कायम हो और इस तरह के जो इंसर्जेंसी वाले ग्रुप हैं जो वहाँ पर अशांति उपद्रव फैलाते हैं, हिंसा करते हैं, उनका सफाया हो ताकि देश एक विकास के रास्ते पर आगे बढ़ सके। तो मुझे लगता है कि अमित शाह जी ने इस विषय की गंभीरता को समझा है, क्योंकि अभी यहाँ कांग्रेस सरकार आने के बाद एक तरह से कहा जाए तो एक बहुत बड़ा नक्सली हमला है। तो निश्चित रूप से उसकी समीक्षा कर कोई ऐसा ठोस निर्णय लिया जाएगा, स्ट्रेटजी में शायद कोई बदलाव हो, उसके लिए वो दिल्ली लौटे होंगे। और जब सेंट्रल ईस्टर्न रीजन की बैठक भी होती है तो भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की एक बड़ी भूमिका होती है, वहां पर वो एक पदेन अध्यक्ष के पदेन एक भूमिका में होते हैं। तो इसमें एक नक्सल समस्या भी एक बड़ी हो जाती है जिस पर केंद्र और राज्य सरकार लगातार बातचीत भी कर रही है। नरेश हमारे साथ में लगातार बने हुए। नरेश, 8 डीआरजी, 6 एसटीएफ और 7 कोबरा के जवान थे जो लापता थे, इसकी जानकारी डीजी सीआरपीएफ ने दी। ये सभी शहीद हुए हैं। आंकड़ा अभी क्या आपको अपडेट मिल रहा है कि कितने टोटल? देखिए, कुल अभी आखिरी आंकड़े की तो पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन यही लग रहा है कि हो सकता है कि ये जितने लोग लापता हैं इनमें से शायद ही कोई बच्चा हो, क्योंकि नक्सली आखिर समय तक वहां पर थे। इस मुठभेड़ के बाद तो जो घायल जवान थे उन पर भी दोबारा हमला हुआ और उन्हें उनकी जान लेने की नक्सलियों ने कोशिश की और ऐसे में मुश्किल दिखता है कि ये लापता जवान सकुशल वापस लौटे हों। लेकिन अभी अंतिम आंकड़ा आने में थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि इनको जब पूरी तरह से पार्टी को बाहर लाया जाएगा तब उसके बाद ये स्थिति स्पष्ट होगी। एक जो ब्लास्ट हुआ था इस रेस्क्यू पार्टी के ऊपर, ये भी जानकारी मिल रही है कि उसमें एक जवान की शहादत हुई है। एक और बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं कि जो आईडी ब्लास्ट रेस्क्यू करने के लिए टीम पहुंची थी, वहां पर आईडी ब्लास्ट नक्सलियों ने किया। आईडी प्लान करके रखा था, जिस चपेट में एक जवान आए थे और वो घायल हुए, उनकी भी शहादत हो गई है। शिरीष जी, नक्सलियों की रणनीति सफल होती जाती है उनके इलाके में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। देखिए, यदि आप पूरी परिस्थिति का आकलन करें तो मुझे लगता है जो सीआरपीएफ के डीजी की पत्रकार वार्ता हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने जो चीज़ें बोली वो बहुत हद तक करेक्टेड हैं, ठीक ठाक हैं और ऐसा लगता है कि उससे वहाँ का घटनाक्रम क्या है, वहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं, वो सारी चीज़ों को उन्होंने एक जो उसका एक विश्लेषण दिया, उसके बारे में जो एक रिपोर्ट दी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, वो अपने आप में वहाँ की स्थितियाँ बताने के लिए पर्याप्त है। अब देख रहे होंगे आप, जिस तरह से फोर्स इतनी बड़ी संख्या में यदि वहाँ गई और नक्सलियों के सबसे बड़े कमांडर को यदि मारने के लिए गई है तो इतनी कैजुअलिटी हो रही है, वो दुखद तो है, लेकिन आप ये भी समझ सकते हैं कि फोर्स का मनोबल भी कितना ऊंचा है कि उसने उस इलाके में जाकर वहाँ पर ऑपरेशन करने का सोचा, जहाँ से बड़े बड़े 2 नक्सली लीडर निकलते हैं। एक पॉलिटिकली बड़ा लीडर है, एक जो उनका बटालियन है, जो मिलिट्री विंग है, उसका हेड है, और जिसके बारे में कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ के सारे बड़े हमले हिड़मा ने ही किए हैं। यदि उसके गांव के पास जाकर, उसके गांव तक पहुंचकर यदि पुलिस इतना बड़ा ऑपरेशन कर रही है तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। नरेश, अगर हिड़मा को देखें तो जैसा कि संतोष भी जुड़े हुए थे कुछ देर पहले, उन्होंने बताया कि हिड़मा जो है उसको पहचाना जो डीआरजी के जवानों ने। जहां तक वेंकटेश की बात होती है तो वेंकटेश के बारे में कोई खबर मिलती है क्या? क्या इस घटना से या इस मूवमेंट से कोई जुड़ाव वेंकटेश का? नहीं, देखिए, सीधी तौर पर तो नहीं होता, क्योंकि जब इस तरह के अचानक हमले होते हैं तब उनमें तो कोई
टॉप लीडरशिप के बजाय जो मिलिट्री विंग होते हैं नक्सल के, वो काम करते हैं। और टीसीओसी के दौरान जो नक्सलियों की स्ट्रेटेजी है, जैसा कि इस मामले में भी दिखता है, ताड़मेटला के मामले में भी है, मिनपा के मामले भी है, अक्सर लौटती पार्टी पर हमले ज्यादा सुनियोजित और सफल होने की एक वजह ये भी है कि नक्सली अपने ग्रुप्स को रीअरेंज कर लेते हैं उस वक्त तक जिस वक्त तक फोर्स उस इलाके में जाती है और फिर वापस आती है। तो जब तक उस इलाके में फोर्स का मूवमेंट है तो नक्सलियों के LOS जो कंपनी ग्रुप्स हैं, इसके अलावा जो बटालियन है, इन सारे लोगों को रिग्रुप करके वो अपनी तादाद बढ़ा ले जाते हैं। जो अमूमन 100-150 की तादाद है वो बढ़ करके 300-350 पहुंच जाती है, कई बार 500 तक पहुंच जाती है। और उसके बाद ये एक बड़ा हमला घेराबंदी करके करते हैं जिसमें जवानों को ज्यादा नुकसान होता है। तो अगर वेंकटेश की बात करेंगे तो ऐसी जानकारी तो नहीं है कि वेंकटेश की सीधी इसमें मौजूदगी वहां पर हो, लेकिन यदि कोई नक्सल कमांडर वहां मौजूद है तो जरूर ऐसे हमलों में सीधी तौर पर शामिल होता है, सीधे मैदान में उतर करके लड़ाई करता है अपने हथियार के साथ। तो हिड़मा के मामले में ज्यादा नाम उसका होना या ज्यादा उसको बेहतर स्थिति पर बने रहने की बड़ी वजह यह है कि वो सीधे हमलों पर ज्यादातर मामलों में इन्वॉल्व रहा है। ज्यादातर उसकी मौजूदगी ताड़मेटला के बाद से जितने भी हमले हैं उन सारी जगहों पर देखी गई। जी बने रहिए हमारे साथ में, आपसे अपडेट लूंगी कि रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने में कितना वक्त लग सकता है। लेकिन इस बीच पूर्व सीएम रमन सिंह से बातचीत की हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा ने इस पूरे घटनाक्रम को, उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ में 15 दिन के अंदर एक बड़ा नक्सली हमला हुआ है जिसमें 22 लोगों के मारे जाने की खबर मिल रही है। उसकी पुष्टि भी अधिकारियों ने कर चुकी है। कोरोना का विस्फोट यहां पर हो रहा है। दुर्ग और रायपुर की स्थिति भयावह बनी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। ये छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर, कोरोना को लेकर जो स्थिति बनी हुई है और सरकार का जो रुख है उसके बारे में क्या कहना है? ऐसी परिस्थितियां छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद पहली बार बनी हैं। एक साथ दो बड़े संकट जो छत्तीसगढ़ जिसको महसूस कर रहा है, उस पीड़ा को, तकलीफ को। ये नक्सल की जो बड़ी एक घटना हुई है उसके लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि 15 दिन के अंदर दो बड़ी घटना दो घटना हुई है और ये दोनों घटना निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के लिए भी तकलीफदायक है। अब इसमें ये आज एनालिसिस करना कि इसके लिए जवाबदार कौन है या चूक कहाँ हुई है, ये काम तो फोर्स का है, पुलिस का है, सरकार का है। इसको जरूर पता लगाएं और उसका निराकरण करें। आपके समय में बहुत हद तक जो नक्सल के गढ़ इलाके हैं वहां पर सड़कें बन गई थी, कैंप खुल गया था, नक्सली वारदातें थोड़ी कम हो रही थी। 15 दिन के अंदर दो बड़ी वारदात हुई है। इस पे किसकी चूक मानते हैं, किसको जवाबदार मानते हैं? अब इस चूक में ये मैं कह सकता हूँ कि फोर्स को लगातार मूवमेंट करना, उसके लिए कार्ययोजना बनाना, ये चुनी हुई सरकार के काम रहता है, उसकी कार्ययोजना का हिस्सा रहता है। अब ये सरकार को तय करना चाहिए कि इतनी बड़ी चूक कहाँ हुई। तो आपने सुना कि नक्सल की जो बड़ी घटना हुई है उस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रमन सिंह का कहना है कि दो जो बड़ी घटना हुई है, चाहे नारायणपुर की बात करें चाहे बीजापुर की बात करें, इन दोनों घटनाओं की समीक्षा करना चाहिए और ये पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए कि कहाँ चूक हुई है और नक्सलवाद को लेकर एक स्पष्ट नीति बनाए जाने की सरकार को जरूरत है। कैमरा में रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। की सबसे बड़ी खबर सुबह से IBC 24 लगातार आप तक अपडेट पहुंचा रहा है। एक बार सिलसिलेवार घटनाक्रम की पूरी जानकारी दे देते हैं। कल दोपहर में जब ये खबर आई कि मुठभेड़ हो गई है, उसके बाद धीरे धीरे तस्वीर साफ होती गई। पहले 5 जवानों की शहादत की खबर आई, उसके बाद आज सुबह ये खबर आई कि 20 जवानों के शहीद होने की खबर है। सबसे पहले IBC 24 मौके पर पहुंचा, उस वक्त की तस्वीर हम दिखाएंगे दर्शकों को। जब मौके पर IBC 24 पहुंचा, हमारे सहयोगी राजा राठौर मौके पर पहुंचे और उन्होंने अपने कैमरे में तस्वीर कैद की। ग्राउंड जिलों का जायजा भी लिया राजा राठौर ने, वो भी हम आपको दिखाएंगे। रेस्क्यू करने गई एक टीम जहां पर ID ब्लास्ट भी किया गया और उस ID ब्लास्ट में एक जवान भी शहीद हुए हैं। ये खबर आई है और अगर ये खबर की पुष्टि होती है तो कुल 23 जवान हो जाते हैं। शिरीष जी, आखिरी कमेंट आपसे इसमें। देखिए, जिस तरह से घटनाक्रम बढ़ा है और जिस तरह से घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, तो मुझे लगता है अब अमित शाह जी वापस असम छोड़कर यदि दिल्ली गए हैं तो इसका मतलब है कि कुछ बड़ा होने वाला है। और जिस तरह से
केंद्र सरकार ने, पहले भी ऐसी खबरें आ रही थी, केंद्र सरकार बस्तर के बारे में कुछ नया सोच रही है, और आज आपने देखा होगा भूपेश बघेल जी का भी बयान, तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि सरकार भी, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार, इनके खिलाफ कार्रवाई करने के मूड में। आपने सीआरपीएफ डीजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी, जो उन्होंने कहा है कि किस तरह से वो काम कर रहे हैं और हम अपनी चीज़ों से पीछे नहीं हटेंगे। इसका मतलब है कि अब नक्सलियों को भी इस जो घटनाक्रम वो कर रहे हैं उसके परिणाम भोगने के लिए तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि अब बस्तर बदल चुका है। वहाँ पर अलग अलग लेवल पर काम चल रहा है, चाहे वो शांति वार्ता, शांति पद यात्रा की मामला बात हो, या फिर फोर्सेस का इस तरह से अंदर घुस के ऑपरेशन करना। तो फोर्स इन सब चीज़ों से सबक भी लगी, और आने वाले दिनों में उम्मीद की जानी चाहिए कि नक्सली छुटपुट घटनाएं तो करेंगे, क्योंकि वो ये नहीं कह सकते कि इतनी बड़ी घटना हुई उसके बाद नक्सलियों का आपको कोई मूवमेंट या कोई इस तरह घटनाएं नहीं दिखेंगी। लेकिन आप ये जरूर समझ लीजिए कि फोर्स भी बड़ा ऑपरेशन करने के इरादे से फिर से घुसेगी और नक्सलियों को बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है। और जाहिर तौर पर ये शुरुआत हो चुकी है, भले 20 साल का ये एक्सरसाइज कह लें, या जिस तरीके से नक्सलियों को समझने की कोशिश भी की गई है, और हाई लेवल जो रणनीतियां बन रही है केंद्र में, चाहे वो यूपीए की सरकार रही हो या एनडीए की सरकार रही हो। बहरहाल अब देखना है कि आगे फोर्सेस का क्या मूवमेंट रहता है, लेकिन अब तक की पूरी जानकारी ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले IBC 24 पहुंचा। सीएम भूपेश बघेल ने शहीद जवानों को नमन किया है, साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने भी बैठक अब वो लेने वाले हैं, एक बहुत बड़ी बैठक लेने वाले हैं। सुबह जब IBC 24 सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचा, उस वक्त का मंजर कैसा था, हमारे सहयोगी राजा राठौर ने जायजा लिया है, आपको दिखाते हैं। नक्सल कमांडर हिड़मा का ये गांव है। पुअर्ती गांव से सिर्फ 12 किलोमीटर दूर ये घटना स्थल है, और पुअर्ती बहुत सेफ जोन माना जाता है नक्सलियों का, जहां से उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। ट्रैक्टर से साथियों के शव लेकर भागे हैं नक्सली, ऐसी खबर भी सामने आई है, जो खुद नक्सल ऑपरेशन डीजी अशोक जुनेजा ने कही है। मौके पर सबसे पहले हम पहुंचे, बैकअप टीम नहीं पहुंची थी तब तक, और सबसे पहली तस्वीर IBC 24 ने दिखाई है। राजा राठौर ने जायजा लिया है, दिखाते हैं आपको। टेकलगुड़ा में कल हुए नक्सली हमले के बाद हम पहुंचे हैं टेकलगुड़ा गांव। यहाँ आपको दिखाना चाहेंगे 20 जवान शहीद हो गए हैं, ग्रामीणों का कहना है। ग्रामीणों ने बताया कि 20 जवान है जो शहीद हुए हैं, और ये एक शव है जवान का। और इसके अलावा आपको आगे दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर एक है इस तरीके से बिखरे पड़े हुए हैं जवानों के शव। अभी पूरी तरह से कंफर्म नहीं है कि कितने जवान आखिर शहीद हुए हैं, 20 या 21, दो आंकड़ा वो बता रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों ने बताया कि 20 जवान शहीद हुए हैं। राजा राठौर, IBC 24 ग्राउंड जीरो। हम इस समय मौजूद हैं जो कल मुठभेड़ हुई थी उसके ग्राउंड जीरो पर। आपको दिखाना चाहेंगे, ये टेकलगुड़ा गांव है, सुकमा जिले का टेकलगुड़ा का गांव है, जहां पर नक्सलियों ने हमला किया। ये एक जगह है जहां पर 6 शहीद जवानों का शव पड़ा हुआ है। साथ ही जो यहाँ चर्चाएं हैं कि 20 से 21 जो जवान हैं वो शहीद हुए हैं, जो यहाँ ग्रामीण बता रहे हैं। दूसरा, यहाँ से लेकर आगे तक जो तर्रेम का रूट है वहां तक काफी सारे शव पड़े हुए हैं इसी तरीके से जमीन पे ही। अब हम पहुंचे और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पर 6 बॉडी जवानों की, शहीद जवानों की पड़ी हुई है। साथ ही इसके बाद आगे जाएंगे, आगे जाके वहां पता लगेगा कि आखिर क्या स्थिति है, कितने जवान शहीद हुए हैं। राजा राठौर, IBC 24 ग्राउंड जीरो। कल बीजापुर के जवानों के साथ नक्सलियों की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में सिर्फ जवानों को ही नुकसान नहीं हुआ बल्कि नक्सलियों को भी नुकसान हुआ है। टेकलगुड़ा गांव में इसमें हम खड़े हैं, यहाँ घाट दिखाना चाहेंगे जिसमें खून के धब्बे भी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इन्हीं घाटों में, घाट के माध्यम से जो घायल नक्सली हैं उनको लेकर नक्सली आगे बढ़े हैं। आगे आपको दिखाना चाहेंगे कुछ और जगहों पर घाट देखने को मिल रहा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से नक्सलियों को भी इस पूरे मुठभेड़ में नुकसान का सामना करना पड़ा है। हालांकि अब तक जो स्थिति है, जो ग्रामीणों ने बताया, जो हमने देखा, 20 जवान शहीद हो चुके हैं CRPF और DRG के। साथ ही जो अन्य घायल थे उनको कल ही हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया था। लेकिन अभी 20 जवान जो शहीद थे उनका शव टेकलगुड़ा गांव में ही पड़ा हुआ है। राजा राठौर, IBC 24 ग्राउंड जीरो। ये सुबह 10 बजे की तस्वीर हमने दिखाई, और सबसे पहले IBC 24 ग्राउंड जीरो पर पहुंचा हमने आपको तस्वीर दिखाई कि कैसे जवानों के शव 1.5 किलोमीटर के दायरे में अलग अलग जगहों पर पड़े हुए थे। कुछ जवानों का तो एनकाउंटर नक्सलियों ने किया था, क्रूरता की हदें पार कर दी थी। लेकिन सिलसिलेवार फोर्स का क्रम कैसा रहा, किस तरीके की चुनौती रही, ये बताया है DG CRPF कुलदीप सिंह ने। आइए आपको सुनाते हैं। जिस जगह पर गए थे लोग ऑपरेशन करने, जोनागुड़म, वहाँ से ऑपरेशन करके लौटती हुई पार्टी के ऊपर में
इन्होंने अपना जो कंट्री मेड एक UBGL राउंड्स बहुत सारे बनाए हुए हैं इन्होंने, उससे फायरिंग चालू की। तो जिस एक फॉर्मेशन से हमारी सारी टीमें वापस आ रही थी, उस टीम पर जब एकाएक बहुत जोरों से UBGL के राउंड्स आने लगे तो थोड़ा सा ये लोग हतप्रभ हुए, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपने HE ग्रेनेड्स लॉन्च करके उनको कंट्रोल किया, उनके एम्बुश को तोड़ के आगे बढ़े। लेकिन उस तोड़ने के दौरान हमारे कम से कम 4-5 जवानों को इंजरी हुई। जब इंजरी हुई तो उसके बाद बॉक्स फॉर्मेशन में उन 3 तरफ से बॉक्स बना के सामने की तरफ 2 पार्टियां चलती हुई और पीछे की तरफ से घेर के इंजर्ड को बीच में रख के आगे बढ़ने लगे लोग। इस बीच में वहाँ के गांव के पास के जन मिलिशिया के लोग जो हैं वो मिल करके वो एक तरह से हतप्रभ करने के लिए बहुत कोशिश की उन्होंने, और फिर से एक एम्बुश लगाने की कोशिश की। और ऐसा लगा कि कहीं से दूर से किसी एक पर्टिकुलर जगह से उन्होंने कोई LMG का एक माउंट कर रखी थी, जिससे वो बहुत ज़ोरों से बर्स्ट फायर वगैरह चालू किया उन्होंने। उसके दौरान में फिर अपने जवान आगे बढ़ते हुए और उसको तोड़ते हुए अपने सारे जवानों को जितने संभव थे उनको लेके आए। बाद में जब पहुँचे हैं तो उस वक्त तक हम लोगों ने अपनी और CRP की जो आसपास की जो GD बटालियंस थी उनको भी मुस्तैद करा दिया था। तो आगे जा करके इनको साथ लेके वापस आ गए। वापस आने के बाद में जब सबका मिलान होने लगा कि कितने लोग कहाँ पर हैं, तो ये पाया गया कि करीब 21 जवान, जिसमें से 8 DRG के, 6 STF के और 7 कोबरा के जवान नहीं मिल रहे हैं। तो तब से वही 21 जवानों की मिसिंग चल रही है। और आज अभी जब जैसा कि आपको साहब ने बताया कि 20 जवानों की मॉर्टल रिमेन्स मिल गए हैं। 2 के तो कल साथी ले आए थे, इंजर्ड थे, और बाकी जितने इंजर्ड थे टोटल 31, उसमें से 16 CRP के हैं। उन 16 में से 7 यहाँ पे भर्ती हैं। सभी का इलाज ठीक से चल रहा है। वही देखने में गया था, सबसे मिल के भी आया हूँ। 2 का ऑपरेशन हो रहा है, उनसे नहीं मिल पाया हूँ। बाकी 5 लोगों से मैं मिल के भी आया हूँ। और अदर माइनर इंजरीज के साथ बाकी जवान बीजापुर में भर्ती हैं। उसमें से कोई भी ऐसी हालत में नहीं है कि किसी की लाइफ थ्रेटनिंग हो, सब खतरे से बाहर हैं। तो ये आज की परिस्थिति है। तो CRPF DG कुलदीप सिंह को आपने सुना, कल से लेकर अब तक का पूरा घटनाक्रम बताते हुए, और IBC 94 ने भी सबसे पहले आप तक पूरी जानकारी पहुंचाई कि कैसे नक्सलियों का मूवमेंट था और किस तरीके से जवानों ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। बहरहाल हमारे साथ में नरेश मिश्रा लगातार बने हुए हैं और IBC 94 के मैनेजिंग एडिटर शिरीष मिश्रा जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेश, आपकी ओर आते हुए, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन में और कितना वक्त लग सकता है? चूंकि 24 घंटे तो लग गए वहां तक पहुंचने में, जानकारी भी मिलने में, अब रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने में, सारे जवानों के शव लाने में कितना वक्त और लग सकता है? देखिए, अभी 2 से 2.5 घंटे का वक्त शायद और लग जाए, और क्योंकि अब DIG नक्सल ऑपरेशन, साथ ही जो प्रदेश के मंत्री हैं, ये सभी बीजापुर जा रहे हैं, तो शायद अंतिम सलामी वहीं पर निर्धारित की जाए और इसके बाद जो शहीद जवान हैं उनके शव अब उनके गृहग्राम तक भेजे जाएंगे। तो इसलिए लगता है कि 2 से 2.5 घंटे का वक्त और लग सकता है। और क्योंकि पूरा इलाका ऐसा है कि आसपास नक्सलियों की मौजूदगी की आशंका है, और ऐसे में अगर 12 से 17 किलोमीटर फिर से पैदल चलने की आवश्यकता होगी तो ये आसान नहीं होगा, और कम से कम 1 से 1.5 घंटे का वक्त तो इसमें लगेगा ही। और अभी भी क्योंकि जो कुल जवान हैं उनकी नफरी के अनुसार उनकी तलाश पूरी नहीं हुई है, ऐसी एक बात आ रही है। 1-2 जवान और ऐसा लगता है कि मिसिंग बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक जो जानकारी आ रही है उसमें कुल 24 जवान की शहादत की जानकारी मिल चुकी है। कुल 24 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन अभी भी अंतिम आंकड़ा आने में थोड़ा सा वक्त लग सकता है। और इस तलाश को ठीक तरीके से करने के लिए फोर्सेस अभी भी वहाँ पर मौजूद हैं। यदि कोई ग्रामीण या किसी और सोर्सेज से मालूम चल पाए कि नक्सली या किसी दूसरी जगह पर ये घायल या घटना के दौरान मारे गए जवान हों तो उनको वहाँ से रिकवर किया जाए। तो पूरे एरिया को सैनिटाइज किए बिना वापस लौटना पुलिस के लिए भी आसान नहीं होगा, क्योंकि अब ये आखिरी रेस्क्यू अभियान है, इसीलिए वो पूरे इन्फॉर्मेशन अपडेट होने में थोड़ा वक्त लग सकता है। नरेश, क्या आपको लगता है कि हाल फिलहाल के दिनों में, मेरा मतलब है अगले हफ्ते में क्या फोर्स कोई ऑपरेशन फिर से शुरू कर सकती है, या फोर्स अभी थोड़ा वेट करेगी?
जी देखिए, सबसे पहले जैसा आपने ही इस बात की जानकारी दी थी कि ये एक बड़ा स्ट्रेटजी, एक बड़ी प्लानिंग कर रही है सरकार, और सर बड़े जो लीडर्स हैं, पुलिस के जो आला अफसर हैं, वो भी विशेष तौर पर बीजापुर इलाके में एक बड़ा ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, और ये उसी का नतीजा है। हमने देखा है पिछले 7 दिनों में ये हुआ कि एक नया सेटअप तैयार किया पुलिस ने, जिसमें विजय कुमार जी खुद यहाँ पर मौजूद थे और लगातार सारे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। तो ये लगता है कि आने वाले दिनों में और भी ऑपरेशन लॉन्च किए जाएंगे, लेकिन होता ये है कि कई बार जवानों को रीअरेंज करने के लिए उनको मनोवैज्ञानिक तौर पर दोबारा से ठीक से तैयार करने में कई बार वक्त लगता है, और एक बड़ा वक्त एक सरकारी प्रक्रियाओं का भी होता है, जिसमें बैठकों से लेकर वो रिव्यूज़ होती हैं जिसमें घटना और हादसों के लिए जिम्मेदारी या कारणों का सही अपडेट होता है। तो थोड़ा वक्त लग सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक लंबी तैयारी है, और ये कोशिश है सरकार की कि मई से पहले बस्तर का ये जो इलाका है जगरगुंडा से लगा हुआ, इस पूरे इलाके को नक्सल प्रभाव से मुक्त किया जाए और निरंतर आसान ऑपरेशन के लिए तैयार किया जाए। जैसा कि सीआरपीएफ डीजी भी कह रहे थे कि नए कैंप तो हम खोलेंगे ही, और उन कैंपों के खोलने के साथ साथ आसपास के एरिया को रेगुलरली सैनिटाइज करेंगे। तो नक्सल के कोर एरिया में ये एक तरह से आने वाले मई महीने तक सरकार की कोशिश है कि सिलसिलेवार ऑपरेशन लॉन्च किए जाए। बिल्कुल, और ये सिलसिला और ऑपरेशन जो है वो लगातार चल भी रहे थे देखा जाए अगर तो। नरेश, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, इसके अलावा जो पिछले दिनों की घटना देखी, बीते 10 दिनों के अंदर ही ये दूसरी बड़ी घटना है। 5 जवान शहीद हुए थे और 17 मार्च वो तारीख थी जब शांति प्रस्ताव लाया गया। ये ऑपरेशन की जो तैयारी थी वो काफी पहले से चल रही होगी फोर्सेस की, जिसकी भनक नक्सलियों को रही होगी। जी हाँ, देखिए शुरुआती इनपुट तो यही आया कि जो सड़क है उसको हिडमा की मौजूदगी में काटा गया। इस सड़क को सबसे पहले हिडमा के अन्य साथी वहीं पर मौजूद थे और उन्होंने खुद काटा इस सड़क को, और इस ड्रोन के ज़रिए ये कुछ इसकी फुटेज भी पुलिस को मिली बराबर, और इससे ये पुलिस अंदाज़ा लगा ली कि ये सारे के सारे बड़ी संख्या में इस इलाके में इनका जमावड़ा है, और ऐसे में ये एक बड़ा ऑपरेशन प्लान किया गया। जुन्नागुड़ा तक अगर ये ऑपरेशन संचालित किया गया है तो जुन्नागुड़ा में मौजूदगी या इनपुट ऐसा था पुलिस के पास, जिससे पुलिस को इस बात का अनुमान था कि बड़ी संख्या में नक्सली मौजूद है और नक्सलियों का कमांडर हिडमा वहीं पर मौजूद है, तो इसलिए ये ऑपरेशन था। लेकिन जो नतीजे हैं उसने सवाल खड़े किए हैं कि जब इतना बेहतर इनपुट था कि जुन्नागुड़ा जो ऑपरेशन है, जो कि किसी भी अभी तक के बयान में स्पष्ट नहीं हुआ है, उसके पीछे की वजह क्या थी कि जुन्नागुड़ा को ही इस ऑपरेशन के लिए क्यों चुना गया, और अगर उस ऑपरेशन के अंजाम की बात करें तो पुलिस कितनी सफल रही है और ये प्लानिंग में क्या कमी रही है, अब ये रिपोर्ट ही बताएगी। लेकिन जिस इलाके को चुना गया वो इलाका हिडमा का गांव था। पुलिस और फोर्स ने ये जरूर बताया है कि हम हिडमा को टारगेट कर रहे हैं और वहां तक जा सकते हैं, नक्सली लीडर को हम खात्मे की ओर ले जा सकते हैं, ये एक मैसेज तो जरूर गया है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका शिरीष जी और नरेश बातचीत करने के लिए। विस्तार से जानकारी हमने पूरे अपडेट दर्शकों को बताया है कि सुबह से IBC-24 ग्राउंड जीरो पर सबसे पहले पहुंचा। नुकसान दोनों तरफ हुआ है, एक करारा मैसेज गया है, एक करारा संदेश गया है नक्सलियों को कि वहां पर जाकर भी आपको हम मार सकते हैं, लोहा आपसे ले सकते हैं। अब आगे किस तरीके की रणनीति रहती है फोर्सेस की, इस पर भी लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।